साथियों, एक किस्सा बड़ा दिलचस्प चल रहा है। 18 महीने एरियर, पुरानी पेंशन बहाली, 8 वेतन आयोग या पे कमीशन, ये एक ऐसा मुद्दे हैं जो कि कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए या लुभाने के लिए कोई भी नेतागण उठा दे तो सब के सब कर्मचारी उसके पीछे चल जाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सुनील कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। साथियों, बीजेपी ने वर्ष 2014 में ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपए करने की मांग की थी। बीजेपी का कहना था कि 1,000 रुपए की पेंशन मजदूरों के साथ अन्याय है, लेकिन खुद की सरकार के 2 कार्यकाल पूरे होने के बावजूद भी अब तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। अभी तक उन्होंने कोई ऐसी नीति लागू नहीं की है जिससे कि हम ये कह सके कि बीजेपी ने हमारे लिए कुछ न कुछ प्रावधान ऐसा किया है जिससे कि कर्मचारी वर्ग लाभान्वित हुए हैं। साथियों, संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर और पुरानी पेंशन योजना को लेकर और बजट में आपके लिए क्या रखा गया है। जहां बीजेपी वर्ष 2014 में जब सत्ता में आई तो उन्होंने ऐसे काफ़ी सारे तर्कसंगत पेश किए जिससे कि आप ये मानकर चलिए कि उस समय की जो बीजेपी सरकार थी, चाहे वो गठबंधन के साथ थी चाहे कैसे भी थी, लेकिन उन्होंने इन वादों के साथ अपनी सत्ता की शुरुआत की कि हम जो कर्मचारियों को कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर देंगे। उसमें एक किस्सा था पुरानी पेंशन योजना का भी और दूसरा किस्सा था न्यूनतम पेंशन मजदूरी को बढ़ाने का। लेकिन कहीं ना कहीं जब सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने देश की सत्ता संभाली तो उन्होंने मजदूरों से एकदम, कर्मचारियों से एकदम मुंह फेर लिया। चाहे उसमें कैसा भी कर्मचारी हो, किसी भी कर्मचारी को कोई बेनिफिट आज तक नहीं मिल पाया है। साथियों, 2014 में की गई मांग आज भी प्रासंगिक है। वो कैसे? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपए करने की मांग की और 15 जनवरी 2014 को बीजेपी द्वारा उठाई गई यह मांग आज तक उन्हें सरकार के प्रस्ताव को 1,000 रुपए से पेंशन को लेकर अभी तक भी कोई बढ़ाने का कदम नहीं उठाया। अगर 15 साल में भी आपकी खुद की सत्ता होते हुए आपने ये कदम नहीं उठाया तो आप दूसरे राज्यों पे या दूसरी राज्य की केंद्र सरकारों पे आप ये कैसे दबाव बना सकते थे? मैं तो केवल इतना ही आपसे सवाल करना चाहता हूँ। प्रतिमात्मक है कि कदम बताते हुए खारिज कर दिया। बीजेपी का तर्क था कि यह कदम देश के श्रमिक वर्गों के साथ अन्याय होगा। यानी कि जो उस समय जब बीजेपी सरकार बनाने वाली थी तो उस समय ये दावा किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अगर 1,000 रुपए की पेंशन रही और 3,000 रुपए नहीं किया गया तो ये श्रमिकों के साथ अन्याय होगा। लेकिन आज की डेट में जब कर्मचारी आज से आपसे पुरानी पेंशन योजना, 18 महीने डीए एरियर और 8 वेतन आयोग की मांग करते हैं तो वो कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं होगा। इस पर बीजेपी का कहना था कि सरकार को भी 8.33% का योगदान करना चाहिए ताकि न्यूनतम पेंशन जो 3,000 रुपए की जा सके और इससे महंगाई से जोड़ा जा सके। तब बीजेपी ने श्रमिक वर्गों को नौकरी, वेतन, सामाजिक सुरक्षा के रूप में नया सौदा देने का वादा किया था, जो कहीं ना कहीं आज 2014 से लेकर 2024 तक धूमिल होता नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी ने वर्ष 2014 में सरकार से 3,000 की न्यूनतम पेंशन की घोषणा की मांग जब की थी तो इस संबंध में श्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा पिटीशन कमीशन में याचिका दायर की थी, जिससे महंगाई से जुड़ी पेंशन की मांग की गई थी। कमेटी ने सभी मांगों को स्वीकार करते हुए सरकार को इस दिशा में कदम उठाने की सिफारिश की थी। हालांकि सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करने के बजाय पुराने प्रस्ताव को पुनः लागू करने पर विचार किया था। साथियों, आज की वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो आज वर्ष 2024 में यह मांग भी और भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि 50 मिलियन से अधिक श्रमिक हर महीने अपनी मजदूरी का 8.33% प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं, जबकि नियोक्ताओं का 8.33% योगदान करते हैं। सरकार केवल 1.16% का योगदान देती है, जिससे 41 लाख पेंशनरों में से 30 लाख को 1,000 से कम पेंशन मिल पाती है। और ये बात हकीकत है और ये आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। एक एक तर्क जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल तर्कसंगत है और बिल्कुल सत्य वचन साबित होगा। वर्तमान की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में सरकार अपने योगदान का 1.16% से बढ़ाकर 1.79% करने की योजना बना रही है, जिससे बीजेपी ने तब अपर्याप्त बताया था। लेकिन आज 2 कार्यकाल खुद की सरकार के पूरे होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने यह नीति लागू नहीं की है। तीसरा कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आज भी हमारी मांग वही है, यानी कि कोई भी पार्टी हो लेकिन इतने दिन सत्ता में आने के बाद कुछ ना कुछ तो उसके हाथ में होगा कि देश के लिए कुछ कर सके। साथियों, जब वर्ष 2014 का समय था तो तब जो 2014 के समय में कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस सरकार का आलोचनाएं की गई थी। प्रेस वार्ता में बीजेपी के नेता प्रकाश जावड़ेकर ने यूपीए
सरकार से सबसे अधिक मजदूरी विरोधी बताया था। बीजेपी का कहना था कि वह श्रमिकों के अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे और न्याय की मांग करते रहेंगे, लेकिन खुद की सरकार बनते ही बीजेपी यह बात भूल गई। चलिए साथियों, अब चर्चा करते हैं देश के बजट को लेकर। कर्मचारियों को आखिर क्या मिला, क्या मिलना चाहिए था, क्या उम्मीद की थी, उसके सब विपरीत हुआ। आखिरकार देश का जो कर्मचारी वर्ग है उसका आखिर इसमें दोष क्या है। उसने अपनी कुछ चुनिंदा मांगे रखी कि मुझे सरकार से केवल इतना ही चाहिए कि हमारी इस बजट में केवल पुरानी पेंशन योजना का जो किस्सा है वो हमको मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। मैं तो खारिज ही कहूँगा, क्योंकि जब इसके बारे में कोई बात ही नहीं हो पाई तो हम ये कैसे मानकर चलें कि हमारा जो सरकार ने कुछ ना कुछ हित सोचने की कोशिश की। साथियों, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो सभी जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं या मैं बातें लगातार आपसे कर रहा हूँ वो सभी की सभी इस चीज़ को लेकर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जबकि बीजेपी सरकार वर्ष 2014 की बीजेपी सरकार और आज की वर्ष 2024 की बीजेपी सरकार, इनके बीच में आखिर अंतर क्या दिखाई दिया आपको। आज देश ऐसी स्थिति में है कि पुरानी पेंशन योजना या 8वें वेतन आयोग या 7वें वेतन आयोग में क्या अपडेट रहा। नई पेंशन योजना में कुछ अपडेट देखने के लिए मिला? नहीं मिला। जहां बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तो देश के कर्मचारी वर्गों के लिए, सैनिकों के लिए, वीर जवानों के लिए कुछ ऐसा करेंगे, बुजुर्गों के लिए कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि देश हम पर गर्व करे। उल्टा बीजेपी को दिन रात इसमें डैश लगाने की जरूरत है। चलिए बात करते हैं। बजट पेश किया गया। इस बजट से कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बहुत आशाएं थी। कर्मचारी को पुरानी पेंशन बहाली, 8वें वेतन आयोग का गठन, 18 महीने के एरियर जैसी कुछ मांगे भी इस बजट में पूरी होनी चाहिए थी। लेकिन इस बजट में कर्मचारी और पेंशन भोगियों को कुछ नहीं मिला। चलिए जो मिला उसके बारे में जानते हैं। साथियों, पहले बात करते हैं रक्षा बजट के बारे में। वित्तीय वर्ष 2024-25 के केंद्र बजट में रक्षा मंत्रालय को लगभग 6,21,940.85 करोड़ रुपए मिले। लगभग 75 बिलियन US डॉलर के आवंटित किया गया, जो सभी में सबसे सर्वाधिक है। रक्षा पेंशन भोगियों के लिए कुल बजटीय आवंटन 1,41,205 करोड़ रुपए है, जो कि वर्ष 2023-24 के दौरान किए गए आवंटन से 2.17% ज्यादा रहा। ये पेंशन प्रणाली रक्षा या स्पर्श और अन्य पेंशन वितरण प्राधिकरणों के जरिए लगभग 32 लाख पेंशन भोगियों की मासिक पेंशन पर खर्च किया जाएगा। साथियों, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के पूर्ण वर्ष के बजट को उत्कर्ष और शानदार बताया है, जो समृद्ध और आत्मनिर्भर विकसित भारत की ओर बढ़ते में हमारी मदद करेगा। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकास के विज्ञापन से प्रेरित होकर यह बजट देश के आर्थिक बदलाव को गति देगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में काफी मददगार साबित होगा। इस पर सरकार भूतपूर्व सैनिकों अंशदायी स्वास्थ्य योजना ECHS के लिए बढ़ाए गए आवंटन के माध्यम से पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने को प्रतिबद्ध है। सरकार भूतपूर्व सैनिकों अंशदान स्वास्थ्य योजना ECH के लिए बढ़ाए गए आवंटन के माध्यम से पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने को प्रतिबद्ध रहेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के नियमित बजट में ECHS को 6,968 करोड़ रुपए और आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के आवंटन से लगभग 28% ज्यादा रहा है। साथियों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्र बजट 2024-25 पेश करते हुए नई कर व्यवस्था कर चयन करने वाले वेतन भोगियों, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कर राहत के लिए कई आकर्षक लाभों की घोषणा की। वित्त मंत्री ने वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया। इसके अलावा नई कर व्यवस्था के तहत पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन में छूट की सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे लगभग 4 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। साथियों, अगर हम कर व्यवस्था की बात करते हैं या ब्याज की गणना की छूट या पात्रता की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। श्रीमती सीतारमण ने नई कर व्यवस्था में टैक्स का द्वारा संचालन को नियमानुसार संशोधन करने का प्रस्ताव भी रखा है। कुल आय मेरे बराबर में आप एक तालिका देख पा रहे होंगे जिसमें बताया गया है कि कितने कितने कर पर क्या छूट आपको दी गई है।
कुल आय और टैक्स दर के बारे में बात करते हैं। 3 लाख रुपए तक में शून्य, कोई टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। 3 से 7 लाख में 5% और 7 से 10 लाख में 10%। 10 से 12 लाख में 15% और 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से अधिक की आय वालों को 30% का टैक्स देना होगा। अब ये कैसी कर व्यवस्था की छूट है वो तो आप तालिका देखकर ही समझ चुके होंगे। सरकार का कहना है कि संशोधन के परिणाम स्वरूप नई कर व्यवस्था के तहत एक वेतनभोगी कर्मचारी को आय में 17,500 रुपए की बचत साबित होगी। साथियों, एक किस्सा बड़ा दिलचस्प चल रहा है। 18 महीने एरियर, पुरानी पेंशन बहाली, 8वें वेतन आयोग या पे कमीशन, ये एक ऐसा मुद्दे हैं जो कि कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए या लुभाने के लिए कोई भी नेतागण उठा दे तो सब के सब कर्मचारी उसके पीछे चल जाएंगे। कुछ ऐसा ही किस्सा अभी हाल ही के लोकसभा चुनाव में उठाया गया, जिससे कि कर्मचारी वो ये समझने में असमंजस में पड़ गए कि हमारे लिए क्या बेनिफिट वाला है, क्या बेनिफिट वाला नहीं है। नतीजा आपके सामने। वहीं पर इस बजट में 18 महीने एरियर, पुरानी पेंशन बहाली, इसके साथ ही आपके 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया गया। इन्हीं सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत थी और वही इस बजट से बाहर रखे गए। इस बजट में कर्मचारियों को काफ़ी झटका लगा है। उनको उम्मीद थी कि इस बजट में उनको राहत मिलेगी, उनकी मांगों की पूर्ति की जाएगी, लेकिन बजट में केवल लॉलीपॉप कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दे दिया गया और बड़ी शांति से दे दिया गया। जहां दूसरी तरफ हमने उम्मीद की थी कर्मचारी वर्गों के एक ऐसे समूह के बारे में जिसको लेकर काफी चर्चाएं थी कि उनके लिए तो सरकार आखिर कुछ न कुछ करेगी। पेंशन भोगी वरिष्ठ नागरिकों को नहीं मिली राहत, ये एक बड़ा दिलचस्प किस्सा था जिसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए था। आखिरकार सरकार ने उसको ही सिरे से दरकिनार कर दिया। वहीं पर इस बजट में पेंशन भोगियों के लिए ऊपर भी विचार नहीं किया गया। पेंशन भोगियों को उम्मीद थी कि उनकी रेलवे किराए टिकट में छूट की जाएगी। सीनियर सिटीजन पेंशन भोगियों की इस मांग के ऊपर विचार नहीं किया गया। अब जो मैंने सारी बातें आपको बताई हैं, उस बातों को क्या निष्कर्ष निकलता है आप मुझे वीडियो के कमेंट्स में बता सकते हैं। आपके विरोध का जो भी तरीका रहा या जो भी तरीका रहेगा वो आप वीडियो में कमेंट्स करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि हमारी आवाज़ जो है देश में जगह जगह तक पहुंच सके। चलिए साथियों, नमस्कार। मिलते रहेंगे हर सुबह आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। बस अपना प्यार सम्मान इस चैनल के लिए बनाए रखना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वीडियो को करें ताकि हमारी आवाज़ देश में जगह जगह तक पहुँच सके। चलिए साथियों, नमस्कार। फिर से मिलते हैं आपसे हर सुबह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।